Hello student, my name is Vikram. Welcomes you to Strive for Progress. आज हमारा चैप्टर है चैप्टर 7 कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. We saw in class 7th that Paheli and Bujo had visited the forest along with Professor Ahmed and Tibbu. 7th क्लास में हमारे एक चैप्टर आया था जिसमें हमने फॉरेस्ट को विज़िट किया था. उसमें एक प्रोफेसर अहमद था, तिब्बू था, ठीक है, वो अगर आपको याद हो. दे वर एगर टू शेयर देयर एक्सपीरियंस विद देयर क्लासमेट्स. तो वो क्या थे, उत्सुक थे अपना जो एक्सपीरियंस उन्होंने लिया था फॉरेस्ट में घूमने वाला अपने क्लासमेट्स से शेयर करने के लिए. अदर चिल्ड्रन इन द क्लास वर आल्सो एगर टू शेयर देयर एक्सपीरियंस as some of them had visited भरतपुर सेंचुरी. और कुछ जो दूसरे बच्चे थे वो भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते थे दूसरे बच्चों के साथ जिन्होंने भरतपुर सेंचुरी को विज़िट किया था. Some others had heard about काजीरंगा नेशनल पार्क, लॉकचाऊ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व एंड टाइगर रिजर्व. तो कुछ बच्चों ने इन चीज़ों को भी क्या किया था, विज़िट किया था. तो सारे आपस में एक दूसरे के साथ एक्सपीरियंस को शेयर कर रहे थे. पहेली का क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ मेकिंग नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड बायोस्फीयर रिजर्व. तो इसका पर्पस क्या है, इन चीज़ों को हम क्यों बनाते हैं. तो इसका आंसर क्या होगा, अगर हमने जो भी एंडेंजर्ड स्पीसीज़ होती हैं, मतलब जो स्पीसीज़ ख़त्म होने वाली हैं, चाहे वो प्लांट्स हैं चाहे वो एनिमल्स हैं, उनको बचाने के लिए हमने इसको क्या किया है, एस्टेब्लिश किया है. इन नेशनल पार्क बायोस्फीयर रिजर्व में इनको क्या किया जाता है, प्रोटेक्ट किया जाता है. उसके बाद है 7.1 टॉपिक हमारा डिफॉरेस्टेशन एंड इट्स कॉजेज. अ ग्रेट वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स एग्जिस्ट ऑन अर्थ. ये तो हमें पता है, बहुत सारी वैरायटी के प्लांट्स हैं, एनिमल्स बहुत सारे हैं. दे आर इसेंशियल फॉर द वेल बीइंग एंड सर्वाइवल ऑफ मैनकाइंड. और वो ज़रूरी भी हैं हमारे जीवन यापन के लिए. इन चीज़ों का होना भी बहुत ज़रूरी है, प्लांट्स का होना, एनिमल्स का होना, क्योंकि सभी एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं. टुडे a major threat to survival of these organisms is deforestation. आज जो मेजर कारण बना हुआ है इसके विनाश का, इसके ऊपर जो खतरा आया हुआ है वो क्या है, डिफॉरेस्टेशन. मतलब जंगल का कम होना, जंगल में कमी होना. वी नो दैट डिफॉरेस्टेशन मीन्स क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट, फॉरेस्ट का क्लियर करना, एंड यूजिंग दैट लैंड फॉर अदर पर्पस, और उस लैंड को किसी दूसरे पर्पस के लिए यूज़ करना. ट्रीज इन द फॉरेस्ट आर कट फॉर सम ऑफ द पर्पस मेंशन बिलो. अब वो दूसरे पर्पस कौन से हो सकते हैं, जैसे कि प्रोक्यूरिंग लैंड फॉर कल्टीवेशन. हमने कल्टीवेशन के लिए, मतलब जोतने के लिए जो भूमि है उसको हम जुटा रहे हैं फॉरेस्ट को काट काट कर. दूसरा, बिल्डिंग हाउसेस एंड फैक्ट्रीज, वहाँ पे हाउस बना रहे हैं, बिल्डिंग्स बना रहे हैं, फैक्ट्रीज बना रहे हैं. तीसरा कारण, मेकिंग फर्नीचर और यूजिंग वुड एज फ्यूल. या तो हम लकड़ियों को काट काट कर फर्नीचर बना रहे हैं, सोफे वगैरह बना रहे हैं, बेड बना रहे हैं, मेज़ बना रहे हैं, टेबल बना रहे हैं, चेयर बना रहे हैं, या उस लकड़ी का एज अ फ्यूल यूज़ कर रहे हैं. तो ये रीज़न है डिफॉरेस्टेशन का. Some natural causes of deforestation are forest fire and severe drought. और अगर नेचुरल इसका देखें जिसकी वजह से डिफॉरेस्टेशन हो रहा है तो वो फॉरेस्ट फायर है. जंगल में एकदम से अपने आप आग लग जाती है जिसकी वजह से जो जंगल है वो जल जाता है, ये नेचुरल है. उसके बाद सेवरेट ड्रॉट्स, सूखा पड़ जाता है, सूखे की वजह से जो है प्लांट्स अच्छे से ग्रो नहीं करते, वो जलने लग जाते हैं, मतलब ख़त्म हो जाते हैं, पत्ते उनके ख़राब हो जाते हैं. तो नेक्स्ट एक्टिविटी 7.1, ऐड मोर कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन टू योर लिस्ट एंड क्लासीफाई देम इनटू नेचुरल एंड मैन मेड. तो हम और भी रीज़न यहाँ पे लिख सकते हैं किसकी वजह से डिफॉरेस्टेशन हो रहा है,
फिर उसको हम चेक करेंगे कि मैन मेड इसमें से कौन सा है और नेचुरल कौन सा है। नेक्स्ट है 7.2 कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिफरेस्टेशन, मतलब डिफरेस्टेशन जब हो गया तो उसका रिजल्ट क्या निकलेगा। पहली एंड बूजो रिकॉर्ड द कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिफरेस्टेशन, दे रिमेंबर दैट डिफरेस्टेशन increases the temperature and pollution level on the earth। अगर डिफरेस्टेशन हो जाएगा तो क्या होगा, जो हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं एटमॉस्फेयर में उसको प्लांट्स क्या करते होते हैं, उससे फोटोसिंथेसिस करके खाना बनाते होते हैं। अब अगर फॉरेस्ट ही नहीं होगा तो वो कार्बन डाइऑक्साइड जाएगी कहाँ। अब वो कार्बन डाइऑक्साइड अगर हमारे एटमॉस्फेयर में ज़्यादा होती गई उससे क्या हो जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगा। ग्लोबल हमारा वार्म मतलब गर्म होने लगेगा। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड है अर्थ से जो भी हीट निकलती है बाहर की तरफ उसको वो ट्रैप कर लेती है, उसके ऊपर एक ब्लैंकेट सा बना लेती है। अब हीट जब बाहर नहीं जाएगी हमारी अर्थ वाली तो फिर हमारी अर्थ गर्म ही तो होगी। ठीक है, तो ये इसका रीज़न है। पॉल्यूशन भी ज़्यादा हो जाएगा। ग्राउंड वाटर लेवल आल्सो गेट लोअर्ड, ग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो लोअर अपने आप हो जाएगा, क्योंकि अर्थ हमारी हीट हो रही है तो पानी क्या हो जाएगा, वेपोरेट हो जाएगा, ग्राउंड लेवल कम हो जाएगा। उसके बाद दे नो दैट डिफरेस्टेशन डिस्टर्ब द बैलेंस इन नेचर, तो हम बोल सकते हैं कि एक प्रकार का डिस्टर्बेंस हो जाएगा इसकी वजह से। They were told by Professor Ahmed that if cutting of trees continues, rainfall and the fertility of the soil will decrease। अब रेनफॉल भी तो कम हो जाएगा ना, क्योंकि जितने ज़्यादा फॉरेस्ट होंगे उतना ज़्यादा वहाँ पे क्या होगा, पत्तियों से ट्रांसपिरेशन होगा, मतलब पत्तियों से पानी भाप बनकर ऊपर जाता है, तभी तो जाके बादल बनते हैं ना, तभी तो रेनफॉल होता है। अब अगर पत्ते नहीं होंगे क्योंकि जंगल नहीं है तो फिर बादल कैसे बनेंगे, तो रेनफॉल नहीं होगा। और फर्टिलिटी जो है सॉइल की वो भी क्या हो जाएगी इससे, क्योंकि पत्ते वगैरह नहीं है जिनसे खाद वगैरह बनेगी, क्योंकि सड़ते गलते पत्ते जब मिट्टी में मिल जाते हैं तो उनसे उनमें क्या होता है, मिनरल्स वगैरह कंप्लीट हो जाते हैं, सॉइल की फर्टिलिटी बनी रहती है। ठीक है, अगर जंगल भी नहीं होगा तो भूमि क्या हो जाएगी, बंजर हो जाएगी। सो ये भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। Moreover, there will be increased chances of natural calamities such as floods and droughts। अब इससे क्या होगा, नेचुरल ये वाली चीज़ें भी आ सकती हैं डिफरेस्टेशन से, फ्लड आ सकता है, ड्रॉट्स आ सकता है। अब फ्लड कैसे आएगा, एक तरफ तो हम बोल रहे हैं कि रेनफॉल नहीं होगा तो फ्लड आएगा कैसे, जैसे कि ये क्वेश्चन भी पूछ रहा है बूझो, हाउ डज डिफरेस्टेशन रिड्यूस रेनफॉल ऑन द वन हैंड एंड लीड्स टू फ्लड्स ऑन द अदर हैंड। तो एक साइड तो आप बोल रहे हो कि रेनफॉल कम हो जाएगा और दूसरी साइड बोल रहे हो कि फ्लड आ जाएगा। इसका ये चीज़ है कि फ्लड ऐसे आएगा क्योंकि टेम्परेचर बढ़ जाएगा ग्लोबल वार्मिंग से, तो जिसकी वजह से जो हमारे यहाँ पे बड़े बड़े माउंटेन्स हैं, पहाड़ हैं, बर्फ़ वाले ग्लेशियर्स हैं, टेम्परेचर की वजह से वो पिघलने लगेंगे, तो सारा जो पानी वो पिघलने लग गया तो उसकी वजह से क्या आ सकता है, फ्लड आ सकता है। और जंगल रास्ते में होगा नहीं तो उसको पानी को कंट्रोल करने वाला कुछ होगा नहीं, क्योंकि पानी को वही तो सोखते होते हैं, तो सीधा पानी कहाँ पे आएगा, शहर में आएगा, तो ऑटोमेटिकली क्या आ गया, फ्लड आ गया। ठीक है, तो ऐसे ड्रॉट भी आ जाएगा। रिकॉल दैट प्लांट्स नीड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस, फ्यूल ट्रीज वुड मीन दैट लेस कार्बन डाइऑक्साइड विल बी यूज अप रिजल्टिंग इन इट्स इंक्रीज्ड अमाउंट इन द एटमोस्फियर। This will lead to global warming as carbon dioxide trap the heat ray reflected by the earth. The increase in temperature on earth disturbs the water cycle and may reduce rainfall. This could cause droughts। तो ये समझा दिया था मैंने, वही चीज़ है ग्लोबल वार्मिंग वाली। तो यहाँ पे ड्रॉट्स कैसे क्रिएट हुआ वो आपको बता दिया। डिफरेस्टेशन इज अ मेजर कॉज विच लीड्स टू द चेंज इन सॉइल प्रॉपर्टीज। Physical properties of the soil get affected by plantation and vegetation। Recall from class 7th how trees prevent soil erosion। अब हमने 7th में ये भी पढ़ा था कि जो सॉइल है ऊपर वाली खिसकती रहती है, अगर ऊपर वाली जो फर्टाइल सॉइल खिसक जाए तो नीचे वाली क्या हो जाएगी, हार्ड सॉइल आ जाएगी।
जिसमें प्लांट जो है अच्छे से ग्रो ही नहीं करते, तो सॉइल इरोजन होगा। क्यों होगा सॉइल इरोजन? क्योंकि वहाँ पे फॉरेस्ट वगैरह प्लांट्स वगैरह नहीं है, क्योंकि प्लांट्स की जो रूट्स हैं वो ऊपर वाली जो सॉइल है उसको पकड़ के रखती हैं, जकड़े रखती हैं। जब आंधी तूफान आता है तो मिट्टी उड़ती नहीं है उसकी वजह से, लेकिन अगर डिफरेस्टेशन होगा तो मिट्टी को कंट्रोल करने वाला कोई है ही नहीं पकड़ने वाला, तो ऊपर वाली मिट्टी खिसक जाएगी, पानी से भी खिसक जाएगी, थोड़ी बहुत बारिश होगी तो नीचे वाली मिट्टी निकल आएगी बंजर, तो कोई प्लांट वहाँ पे उगेगा ही नहीं। तो सॉइल इरोजन भी जो है इससे पैदा हो जाएगा, और वहाँ पे क्या बन जाएगा फिर? डेजर्ट बन जाएगा, डेजर्टिफिकेशन। जब एक जगह से मिट्टी उड़कर दूसरी जगह चली जाएगी तो वहाँ पे मिट्टी इकट्ठी होती जाएगी, मिट्टी इकट्ठी हो गई तो मतलब वहाँ पे डेजर्ट बन गया, तो डेजर्टिफिकेशन भी यहाँ से क्रिएट हो गया। डिफॉरेस्टेशन आल्सो लीड्स टू अ डिक्रीज इन द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। सॉइल की जो वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी है वो भी कम हो जाएगी इससे। द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल सरफेस इनटू द ग्राउंड इज रिड्यूस। जो ऊपर से बारिश आती है जो मिट्टी में से पास होकर ग्राउंड में जाती है, क्योंकि मिट्टी ज़्यादा उसको ऑब्जॉर्व नहीं करेगी तो पानी नीचे ज़्यादा भेजेगी भी नहीं, तो ग्राउंड वाटर अपने आप क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। So there are floods. The other properties of the soil like nutrient content, texture etc. also change because of deforestation. अब इसकी वजह से जो सॉइल का जो अच्छा, जैसे ब्लैक सॉइल को अच्छा मानते हैं, तो सॉइल का जो टेक्सचर है वो भी ख़राब हो जाएगा इसकी वजह से। उसकी जो कैपेसिटी है अब्जॉर्ब करने की वो भी ख़राब हो जाएगी। ठीक है, वी हैव स्टडीड इन क्लास 7th दैट वी गेट मैनी प्रोडक्ट्स फ्रॉम फॉरेस्ट। List these products. Will we face shortage of these product if we continue cutting trees? अब ये भी चीज़ है कि हमें फॉरेस्ट से कितना कुछ मिलता है, तो वो जो चीज़ मिल रही है वो भी चीज़ हमें उतनी नहीं मिलेगी, उसकी भी शॉर्टेज हो जाएगी। ठीक है, मेडिसिन्स बनती हैं इससे, ग्लू मिलती है इससे हमें, और भी बहुत कुछ हमने पढ़ा था 7th में, तो उसकी लिस्ट बना लें, वो सभी क्या हो जाएंगे? शॉर्ट हो जाएंगे। Activity 7.2 Animal life is also affected by deforestation. How? List the points and discuss them in your class. अब देखो फॉरेस्ट नहीं होगा तो जो एनिमल्स वहाँ पे रहते हैं, शेल्टर लेते हैं वहाँ पे प्लांट्स के नीचे, वहाँ पे अपने घोंसले वगैरह बनाते हैं, वहाँ पे अपना घर बनाते हैं, वो भी वहाँ पे नहीं होंगे, उनको भी अच्छा नहीं लगेगा तो वो वहाँ से चले जाएंगे, वो गर्मी में रहेंगे तो वैसे मर जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ उसके ऊपर भी इफेक्ट पड़ेगा। नेक्स्ट टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड लाइफ। अब हमने क्या करना है? इसको बचाना है। कैसे बचाना है उसके बारे में देखते हैं। हैविंग बिकम अवेयर ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन, पहेली एंड बूजो आर वरीड, वो चिंतित हो गए। दे गो टू प्रोफेसर अहमद एंड आस्क हिम हाउ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ कैन बी सेव। तो वो उससे पूछ रहे हैं कि कैसे सेव होंगे फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ। तो प्रोफेसर अहमद ने क्या बोला? ऑर्गेनाइजेज अ विजिट, उसने एक विजिट ऑर्गेनाइज की टू अ बायोस्फीयर रिजर्व, एक बायोस्फीयर रिजर्व में जाने का, फॉर पहेली, बूजो एंड देयर क्लासमेट्स के लिए। ही सिलेक्ट अ प्लेस नेम पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, उन्होंने ये सिलेक्ट कर लिया जो कि मध्य प्रदेश में है। ही नोज दैट द प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड हियर आर सिमिलर टू दोज ऑफ द अपर हिमालयन पीक्स एंड टू दोज बिलोंगिंग टू द लोअर वेस्टर्न घाट। उन्होंने ये चीज़ क्यों सिलेक्ट की? क्योंकि इस वाले बायोस्फीयर रिजर्व में आपको जो हिमालय में जो प्लांट्स एनिमल्स रहते हैं वो भी इसी में मिल जाएंगे, और जो वेस्टर्न घाट की तरफ जो प्लांट्स एनिमल्स हैं वो भी इसी में मिल जाएंगे। तो आपको बहुत सारी वैरायटी मिलेगी आपको प्लांट्स और एनिमल्स को देखने की, इसलिए उन्होंने ये सिलेक्ट कर लिया। प्रोफेसर अहमद बिलीव्स दैट द बायोडाइवर्सिटी फाउंड हियर इज यूनिक, यहाँ पे जो बायोडाइवर्सिटी है वो यूनिक है, सभी में ऐसी नहीं है। ही रिक्वेस्ट माधव जी अ फॉरेस्ट एम्प्लॉय टू गाइड द चिल्ड्रन इनसाइड द बायोस्फीयर रिजर्व। वहाँ पे एक माधव जी हैं जो फॉरेस्ट एम्प्लॉय हैं, उन्होंने उनको रिक्वेस्ट किया कि आप बच्चों को गाइड करें। ही एक्सप्लेन दैट प्रिजर्विंग एरिया ऑफ सच बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस मेक देम अ पार्ट ऑफ आवर नेशनल हेरिटेज। Madhav ji explained to the children that apart from our personal effort and effort of the society, government agencies also take care of forest and animals.
अब देखो, एक तो हम पर्सनल एफर्ट करते हैं प्लांट्स और एनिमल्स को बचाने का, सोसाइटी भी करती है, इसके साथ ही वो बोल रहे हैं कि जो गवर्नमेंट है वो भी क्या करती है, फॉरेस्ट एनिमल्स को बचाती है। तो द गवर्नमेंट लेज डाउन रूल्स, ये रूल्स बनाती है, मेथड्स हैं इनके पास, पॉलिसीज़ हैं इनके पास प्रोटेक्ट करने के लिए, कंजर्व करने के लिए। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व, ये सारी किसकी देन है, गवर्नमेंट ने बनाए हैं। आर प्रोटेक्टेड एरिया फॉर कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स प्रेजेंट इन दैट एरिया। अब जो आपको अलग से बॉक्स में दिया हुआ है उसको देख लेते हैं पहले। सबसे ऊपर है, बायोस्फीयर इज दैट पार्ट ऑफ द अर्थ इन विच लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट और विच सपोर्ट लाइफ। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी और बायोडाइवर्सिटी रेफर टू द वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म एग्जिस्टिंग ऑन द अर्थ, देयर इंटर रिलेशनशिप्स एंड देयर रिलेशनशिप विद द एनवायरमेंट। अब देखो, बायोस्फीयर होता क्या है। बायोस्फीयर बहुत बड़ी जगह होती है, बहुत बड़ा लैंड है, होता है, एरिया होता है, जहाँ पे जो एनिमल्स और प्लांट्स हैं वो वहाँ पे होते हैं। प्लांट्स तो एक ही जगह रहते हैं और एनिमल्स अपने हैबिटेट के अंदर कैसे भी घूम सकते हैं। वो जू की तरह नहीं होता बायोस्फीयर। बायोस्फीयर होता है कि वो अपने एक नेचुरल हैबिटेट में रहते हैं। वहाँ पे आपको नदी मिलेगी, मतलब वहाँ पे पानी की व्यवस्था होगी, जंगल होंगे, जैसे वो रहते हैं जंगल में वैसा एनवायरनमेंट उनको दिया जाएगा, उनको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। ठीक है, तो उनकी खुद से वैसी की वैसी लाइफ की होती है जैसे वो नेचुरली रहते हैं। ठीक है, अब बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है। बायोडाइवर्सिटी का मतलब ये है कि ऐसा एरिया जहाँ पे अलग अलग वैरायटी की आपको एनिमल्स और प्लांट्स मिल जाएं एक ही जगह पर। थोड़ा सा कम एरिया होगा लेकिन वहाँ पे आपको बहुत सारी वैरायटी के एनिमल्स और प्लांट्स मिल जाएंगे, तो उसको बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। एक ही जगह पर बहुत सारी वैरायटी का पाया जाना। नीचे आपको क्या दिया हुआ है, टू प्रोटेक्ट आर फ्लोरा। फ्लोरा बोलते हैं जो हमारे वनस्पति होती है, हमारे जो पेड़ पौधे होते हैं उनको फ्लोरा बोला जाता है। एंड फाउना, फाउना बोलते हैं जीव जंतुओं को। एंड देयर हैबिटेट, प्रोटेक्टेड एरियाज कॉल्ड सेंचुरीज, नेशनल पार्क एंड बायोस्फीयर रिजर्व हैव बीन मार्क्ड। ठीक है, हमारे फ्लोरा और फाउना को बचाने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, सेंचुरीज बनाते हैं, वाइल्ड लाइफ बनाते हैं और बायोस्फीयर रिजर्व बनाते हैं। प्लांटेशन, कल्टीवेशन, ग्रेजिंग, फेलिंग ट्रीज, हंटिंग एंड पाउचिंग आर प्रोहिबिटेड देयर। अब इन यहाँ पे जगह के ऊपर प्लांटेशन, हम खुद से प्लांटेशन नहीं कर सकते। कल्टीवेशन, भूमि को जोत नहीं सकते। ग्रेजिंग, ग्रेजिंग क्या होता है, पशुओं को नहीं चरा सकते यहाँ पे। फेलिंग ट्रीज, ट्रीज को काट नहीं सकते। हंटिंग, शिकार नहीं कर सकते। पाउचिंग, हंटिंग एंड पाउचिंग दोनों ही का मतलब क्या है, शिकार करना। आर प्रोहिबिटेड देयर, मतलब यहाँ पे क्या है, मनाही है ये सब करने की। अब सेंचुरी में क्या होता है, एरियाज वेयर एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी डिस्टर्बेंस टू देम एंड देयर हैबिटेट। यहाँ पे एनिमल्स को प्रोटेक्ट किया जाएगा सेंचुरी में। ठीक है, उनको नेचुरल हैबिटेट दिया जाएगा, उनको कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं दी जाएगी। नेशनल पार्क में क्या है, एरिया रिजर्व फॉर वाइल्ड लाइफ वेयर दे कैन फ्रीली यूज द हैबिटेट एंड नेचुरल रिसोर्सेज, यहाँ पे बस वाइल्ड लाइफ होगा। बायोस्फीयर रिजर्व, लार्ज एरिया ऑफ प्रोटेक्टेड लैंड, ये लार्ज एरिया होता है। फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ भी होगा यहाँ पे, प्लांट एंड एनिमल रिसोर्सेज भी होंगे। एंड ट्रेडिशनल लाइफ ऑफ द ट्रिबल्स लिविंग इन द एरिया, यहाँ पे जैसे जंगलों में आपको पता है कईयों में क्या होता है, आदिवासी लोग रहते हैं, उनका कबीला रहता है, तो उनको भी यहाँ पे रहने का क्या है, हक है। उनको ये ऐसे नहीं भगा देंगे उनको यहाँ से, क्योंकि वो भी क्या है, डिपेंड है एनिमल्स के ऊपर, तो उनको भी यहाँ पे रहने दिया जाता है, उनको भी यहाँ पे प्रोटेक्ट किया जाता है। उनका जो भी ट्रेडिशनल वे बना हुआ है जंगलों में रहने का, उनको भी यहाँ पे अलाउ है ये चीज़। तो ये थे तीनों में डिफरेंस। सेंचुरी में कौन से थे, एनिमल्स को प्रोटेक्ट करते हैं, नेशनल पार्क में वाइल्ड लाइफ को, और यहाँ पे लार्ज एरिया है, यहाँ पे आदिवासी भी रहते हैं, प्लांट्स एनिमल्स भी, और वाइल्ड लाइफ भी बायोस्फीयर रिजर्व में। बायोडाइवर्सिटी बता दिया आपको। नेक्स्ट एक्टिविटी 7.3, फाइंड आउट द नंबर ऑफ नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड बायोस्फीयर रिजर्व इन योर डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड कंट्री, और उसको आपको टेबल में फिल कर लेना है।
जो भी आपका स्टेट है, जैसे राजस्थान है तो राजस्थान का सर्च कर लो कितना है गूगल मैप में नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कितनी हैं, बायोस्फीयर रिजर्व कितने हैं। फिर आपकी कंट्री जैसे इंडिया में कितने हैं नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, इन माई डिस्ट्रिक्ट में तो आपके शायद ही होगा, अगर किसी का हो तो यहाँ पे लिख देना। नेक्स्ट हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है बायोस्फीयर रिजर्व। चिल्ड्रन अलॉन्ग विद प्रोफेसर अहमद एंड माधव जी एंटर द बायोस्फीयर रिजर्व एरिया। माधव जी एक्सप्लेन दैट बायोस्फीयर रिजर्व आर द एरिया मीन्ट फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोस्फीयर कब हम बनाते हैं, बायोडाइवर्सिटी जो होती है अलग अलग वैरायटी वाली चीज़ों को प्रोटेक्ट करने के लिए। As you are aware that biodiversity is the variety of plants, animals and microorganisms generally found in an area. The biosphere reserve help to maintain the biodiversity and culture of that area. A biosphere reserve may also contain other protected areas in it. अब जरूरी नहीं है कि बायोस्फीयर रिजर्व है क्योंकि बहुत बड़ा लैंड है तो इसमें हम नेशनल पार्क भी इसके अंदर बना सकते हैं, सेंचुरी भी इसके अंदर ही बना सकते हैं। द पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व कंसिस्ट ऑफ वन नेशनल पार्क है इसमें एंड नेम्ड सतपुड़ा, कौन सा है, सतपुड़ा नेशनल पार्क, एंड टू वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज नेम्ड बोरी एंड पंचमढ़ी। देखो ये बायोस्फीयर रिजर्व जो है पंचमढ़ी वाला, इसमें एक सतपुड़ा नेशनल पार्क भी है और दो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी हैं, बोरी और पंचमढ़ी। तो कितना बड़ा लैंड है आपको नीचे मैप में भी दिखाया हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं एक्टिविटी 7.4 पे। लिस्ट द फैक्टर्स डिस्टर्बिंग द बायोडाइवर्सिटी ऑफ योर एरिया। मतलब फैक्टर आप देखो कि बायोडाइवर्सिटी को कौन कौन से फैक्टर हैं जो डिस्टर्ब करते हैं। सम ऑफ दीज फैक्टर्स एंड ह्यूमन एक्टिविटीज मे डिस्टर्ब द बायोडाइवर्सिटी अननोइंगली। लिस्ट द ह्यूमन एक्टिविटीज, हाउ कैन दीज बी चेक्ड, डिस्कस इन योर क्लास एंड राइट अ ब्रीफ रिपोर्ट इन योर नोटबुक। नेक्स्ट हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है फ्लोरा एंड फाउना। एज द चिल्ड्रन वॉक अराउंड द बायोस्फीयर रिजर्व दे अप्रिशिएट द ग्रीन वेल्थ ऑफ द फॉरेस्ट। क्योंकि फॉरेस्ट की जो ग्रीनरी देख के उन्होंने उसको अप्रिशिएट किया। दे आर वेरी हैप्पी टू सी टॉल टीक ट्रीज, टीक होता है सागवान, बहुत ही वो खुश थे लंबे लंबे सागवान के ट्रीज को देखकर। एंड एनिमल्स इनसाइड द फॉरेस्ट। सडनली पहेली फाइंड्स अ रैबिट एंड वांट्स टू कैच इट। उसने पहेली ने रैबिट को देखा और उसको पकड़ना चाहा। शी स्टार्ट रनिंग आफ्टर इट, वो उसके पीछे भागने लगी। प्रोफेसर अहमद स्टॉप हर, प्रोफेसर अहमद ने उसको रोक दिया। ही एक्सप्लेन दैट एनिमल्स आर कंफर्टेबल एंड हैप्पी इन देयर ओन हैबिटेट। मतलब वो खुद से घूमे, उनको कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो, उनको नेचुरल हैबिटेट में खुले से छोड़ो, आप उसको डिस्टर्ब मत करो। ठीक है, we should not disturb them. Madhav ji explained that some animals and plants typically belong to a particular area. The plants and animals found in a particular area are termed flora and fauna of that area. देखो कुछ प्लांट्स जो होते हैं ना वो उसी पर्टिकुलर एरिया में ही उगते हैं, वहीं पे वो उनका एक नेचुरल हैबिटेट बना हुआ है। तो ऐसे जो होते हैं उनको फ्लोरा फाउना बोलते हैं। मतलब जो प्लांट्स जो हैं उसी पर्टिकुलर एरिया में उग रहे हैं तो उसको तो बोल देंगे फ्लोरा, वहाँ के एरिया का। और जो एनिमल्स उसी जगह पे रहते हैं और किसी जगह पे नहीं रहते तो उस एरिया के उनको बोल देंगे फाउना है। तो ये है फ्लोरा फाउना का कंसेप्ट। अब जैसे कि एग्जांपल देखें तो साल हो गया, टीक हो गया, सागवान, मैंगो, जामुन, सिल्वर फर्न, अर्जुन एटसेट्रा आर द फ्लोरा एंड चिंकारा, ब्लू बुल, बार्किंग डियर, चीतल, लियोपार्ड, वाइल्ड डॉग, वॉल्फ एटसेट्रा आर एग्जांपल ऑफ फाउना ऑफ द पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। अगर पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें तो इनके फ्लोरा ये वाले हैं और उनके फाउना ये हैं। मतलब ये इसी पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में ही रहते हैं और कहीं पे नहीं होंगे। तो इसके क्या हो गए, ये फ्लोरा और फाउना हो गई। नीचे आपको पिक्चर भी दे रखी है कुछ ना कुछ। एक्टिविटी 7.5 ट्राई टू आइडेंटिफाई द फ्लोरा एंड फाउना ऑफ योर एरिया एंड लिस्ट देम। अब आपके जो एरिया के फ्लोरा फाउना है वो भी आप बता सकते हैं कि ये हमारे इसी जगह पे उगता है और कहीं पे नहीं होगा।
होते हैं, ठीक है, ऐसे प्लांट्स और एनिमल्स। नेक्स्ट है हमारा एंडेमिक स्पीसीज। अब एंडेमिक स्पीसीज क्या है, यहाँ से इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जिसमें बच्चे कंफ्यूज होते रहते हैं। Soon the group quietly enters the deep forest. Children are surprised to see a very big squirrel. This squirrel has a big fluffy tail. उन्होंने क्या देखी, बड़ी सी गिलहरी देखी जिसके क्या थी, फ्लफी टेल थी, मतलब फरदार उसकी क्या थी, पूंछ थी। They are very curious to know about it. Madhavji tells them that this is known as the Gyant squirrel and is endemic to this area. Endemic का मतलब ये होता है जो उसी क्षेत्र विशेष में ही पाया जाता है, वो और कहीं जगह पे नहीं मिलेगा, उसको बोलते हैं एंडेमिक स्पीसीज। अब एंडेमिक जब है वो, तो सिंपल बात है कि वो डेंजर्ड भी होगा, एंडेंजर होगा या नहीं होगा। जो चीज सिर्फ एक ही जगह पे पाई जाती है तो वो एंडेंजर भी तो होगा ना। अगर एक चीज बहुत सारी जगह पे पाई जाए, मतलब उसके नंबर ज्यादा हो, तो वो डेंजर नहीं होगा क्योंकि उसके नंबर ज्यादा है, दूसरी जगह पे भी मिल जाएगा वो। लेकिन अगर वो एंडेमिक है, मतलब एक ही पर्टिकुलर एरिया पे ही रहता है, तो वो एंडेंजर हो जाता है क्योंकि और कहीं जगह पे वो है नहीं। तो एंडेमिक वो चीज होती है जो क्षेत्र विशेष में होता है, पर्टिकुलर एरिया में ही मिलेगा आपको। एंडेमिक स्पीसीज आर दो स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स विच आर फाउंड एक्सक्लूसिवली इन अ पर्टिकुलर एरिया, ठीक है। दे आर नॉट नेचुरली फाउंड एनीवेयर एल्स, वो नेचुरली कहीं और नहीं मिलेगा आपको, ये ध्यान रखना। एंडेमिक वो चीज है। अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ एनिमल और प्लांट में बी एंडेमिक टू अ जोन। वो अब एंडेमिक वो कैसे कैसे हो सकता है, क्या पता वो एक पर्टिकुलर जोन में एंडेमिक हो, क्या पता वो एक स्टेट में हो, क्या पता वो एक कंट्री का हो, जरूरी नहीं है कि छोटा सा एरिया होगा। एंडेमिक का मतलब एक पर्टिकुलर चीज होगी, ठीक है। माधव जी शोज साल एंड वाइल्ड मैंगो आर टू एग्जाम्पल ऑफ द एंडेमिक फ्लोरा ऑफ द पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। अब अगर देखें हम, साल जो है और जो वाइल्ड मैंगो है, ये सिर्फ पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में ही मिलेगा, ये इसका एंडेमिक है। उसके बाद बाइसन, इंडियन ग्यांट स्क्विरल एंड फ्लाइंग स्क्विरल आर एंडेमिक फाउना है इस एरिया का, ये आपको यहीं पे मिलेंगे। प्रोफेसर अहमद एक्सप्लेन दैट द डिस्ट्रक्शन ऑफ देयर हैबिटेट, increasing population and introduction of new species may affect the natural habitat of endemic species and endanger their existence। हो गया ना। अब जो एंडेमिक स्पीसीज है उनको खतरा कौन पहुंचा रहा है, पॉपुलेशन एक तो इंक्रीज कर रही है, एक जो नई स्पीसीज आ जाती हैं उनके नेचुरल हैबिटेट को तबाह कर देती है, जिसकी वजह से जो एंडेमिक स्पीसीज होती है वो किस में चली जाती है, एंडेंजर में चली जाती है, मतलब विलुप्त होने के कगार पे पहुंच जाती है। ये कंसेप्ट है इसका। अब पहली ने ऊपर क्या बोला है, आई हैव हियर दैट सम ऑफ द एंडेमिक स्पीसीज में वैनिश, इट इज ट्रू, बिल्कुल। जब है ही वो एंडेमिक एक पर्टिकुलर एरिया में है तो वो एंडेंजर भी हो जाते हैं कई बार। स्पीसीज इज अ ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन। अब स्पीसीज क्या होती है, स्पीसीज होती है प्रजाति, इज अ ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन विच आर कैपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग। दिस मीन्स दैट द मेंबर ऑफ अ स्पीसीज कैन रिप्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग only with the members of their own species and not with members of other species। species वो चीज है कि जैसे एक प्रजाति का कोई ऑर्गेनिज्म है, जीव है, वो जब अपना बच्चा पैदा करेगा, ऑफस्प्रिंग पैदा करेगा, तो अपनी ही प्रजाति के साथ क्या करेगा, सेक्स करके करेगा रिप्रोड्यूस। ऐसा नहीं कि कोई भी प्रजाति का कोई मेल या फीमेल होगा वो आपस में क्या करेंगे, सेक्सुअल इंटरकोर्स करेंगे और ऑफस्प्रिंग दे देंगे, ऐसा नहीं होता। स्पीसीज का मतलब उसी प्रजाति का ही होगा, उसके साथ ही सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा और उसका ऑफस्प्रिंग आएगा, वो रिप्रोडक्शन करेंगे, वो होती है स्पीसीज। और इनमें फिर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक भी होते हैं, ठीक है। एक्टिविटी 7.6 क्या है, फाइंड आउट द एंडेमिक प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑफ द रीजन वेयर यू लिव। तो आप ये देख सकते हैं कि एंडेमिक कौन कौन से हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। Soon पहली सीजा बोर्ड विद पंचमढ़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रिटन ऑन इट। उन्होंने जल्दी से ये देखा। फिर
Professor Ahmed explained that like reserve forest, wildlife sanctuaries provide protection and suitable living condition to wild animals. ठीक है, माधव जी further explained that sanctuaries are places where killing, पाउचिंग और कैप्चरिंग ऑफ एनिमल्स इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड. मतलब यहाँ पे किल करना एनिमल्स को, उनका शिकार करना, पकड़ना उनको क्या है, मनाही है उसकी स्ट्रिक्टली. सम ऑफ द थ्रेटेंड वाइल्ड एनिमल्स लाइक ब्लैक बक, व्हाइट आई बक, एलिफेंट, गोल्डन कैट, पिंक हेडेड डक, घड़ियाल, मार्श क्रोकोडाइल, पाइथन, राइनोसोर्स एटसेट्रा आर प्रोटेक्टेड and preserved in our wildlife sanctuaries. Indian sanctuaries have unique landscape, broad level forest, mountain forest and bush lands in deltas of big rivers. bush होता है झाड़ियों वाली लैंड है यहाँ पे. तो अच्छा है यहाँ पे इंडिया में जो भी प्रोटेक्शन करते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, अच्छा है उनका सिस्टम. इट इज़ अ पाइटी दैट इवन प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट आर नॉट सेफ because people living in the neighborhood encourage upon them and destroy them. अब एक प्रकार के अफसोस की बात है कि प्रोटेक्टेड जो है लैंड वो भी क्या नहीं है, सेफ नहीं है, क्योंकि जो साथ में जो पड़ोसी रहते हैं फॉरेस्ट के साथ में, वो क्या करते हैं, लकड़ियाँ जलाने के लिए, मतलब अपना चूल्हा जलाने के लिए लकड़ियाँ काट लाते हैं, शिकार करते हैं खाने के लिए, वो भी इतना सेफ नहीं है. Children are reminded of their visit to the zoo. They recall that zoos are also places where animals receive protection. अब जो बच्चे थे वो बोलने लगे कि एक जू भी तो होता है जहाँ पे एनिमल्स को प्रोटेक्ट किया जाता है. तो डिफरेंस फिर क्या है जू और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में? तो एक्टिविटी 7.7 देख लो पहले. विजिट अ नियर बाय जू, ऑब्जर्व द कंडीशन प्रोवाइड टू द एनिमल्स, वर दे सुटेबल फॉर द एनिमल्स, कैन एनिमल्स लिव इन आर्टिफिशियल setting instead of their natural habitat? Yes. In your opinion, will the animals be comfortable in a zoo or in their natural habitat? अब आप इसको अगर विजिट करेंगे एक जू को, तो आपको वहाँ पे मिलेगा कि जो एनिमल्स वहाँ पे हैं वो क्या है, एक पिंजरों में बंद है. क्या वो एक नेचुरल हैबिटेट में है? क्या वो कहीं पे भी आ जा सकते हैं? फॉरेस्ट में वो घूम सकते हैं, उछल कूद सकते हैं? नहीं, वो बंद है एक पिंजरे में. वो एक प्रकार के गुलाम है, उनको जो हम खिलाएंगे वो ही खाते हैं. ठीक है, वो आपस में मिलजुल कर नहीं रह सकते. तो जू और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ये डिफरेंस है. जो जू में एनिमल्स रहेंगे वो इतने ग्रो भी नहीं करेंगे, उनका मन भी नहीं लगेगा, पिंजरों में बंद है वो. ठीक है, इसलिए वो एंडेंजर की तरफ जाते हैं ज़्यादा. जू तो क्या है, एक बस उनको कंट्रोल करके एक पब्लिक के लिए, पब्लिक को दिखाने के लिए वो चीज़ बनाई गई है और उसका साथ में इनको इनकम होती रहती है. ठीक है, तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बेस्ट है जू से, क्योंकि वाइल्ड लाइफ में इनको ऐसे नहीं पिंजरों में बंद किया जाएगा, इनको एक नेचुरल हैबिटेट हम प्रोवाइड करते हैं. नेक्स्ट है नेशनल पार्क. तीसरा हमारा है नेशनल पार्क. ऑन द रोड साइड देयर वर अनदर बोर्ड ऑन विच वाज रिटन सतपुड़ा नेशनल पार्क. चलो जी उसमें घुस जाओ. चिल्ड्रन आर नाउ एगल टू गो देयर. माधव जी टेल्स देम दैट दीज रिजर्व्स आर लार्ज and diverse enough to protect whole sets of ecosystem. They preserve flora, fauna, landscape and historic object of an area. इसमें क्या होता है नेशनल पार्क में, फ्लोरा फाउना को तो रिजर्व करते हैं, साथ में जो भी हिस्टोरिकल चीज़ होती है वहाँ पे उसको भी क्या करता है, रिजर्व करते हैं. सतपुड़ा नेशनल पार्क इज द फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट ऑफ इंडिया. अगर पूछ ले आपसे इंडिया का फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट कौन सा है, तो सतपुड़ा नेशनल पार्क इसका एग्जाम्पल है. द फाइनेस्ट इंडियन टीक इज फाउंड इन दिस फॉरेस्ट. सबसे महीन पतला, सबसे ऊंचा लंबा टीक जो है इसी फॉरेस्ट में होता है. रॉक शेल्टर्स आर आल्सो फाउंड इनसाइड द सतपुड़ा नेशनल पार्क. तो यहाँ पे पत्थरों से बनी हुई यहाँ पे क्या है, आवास भी मिले हैं. कहाँ पे, सतपुड़ा नेशनल पार्क में. These are evidence of prehistoric human life in these jungles. अभी एक प्रकार का एविडेंस है कि यहाँ पे इस जंगलों में कौन रहता था, आदि मानव रहता था, आदिवासी लोग यहाँ पे रहते थे.
These give us an idea of the life of primitive people. रॉक पेंटिंग्स आर फाउंड इन दी शेल्टर। अब जो शेल्टर बनी हुई है उसके ऊपर रॉक पे पेंटिंग भी की हुई है। टोटल ऑफ 55 रॉक शेल्टर्स हैव बीन आइडेंटिफाई इन पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। अगर टोटल की बात करें तो 55 मिले हैं इनको रॉक शेल्टर्स। फिगर्स ऑफ एनिमल्स एंड मैन फाइटिंग, हंटिंग, डांसिंग, प्लेइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आर डिपिक्टेड इन दीज पेंटिंग्स। अब पेंटिंग के ऊपर पेंटिंग कैसे की हुई है? कोई डांस कर रहा है, कोई शिकार कर रहा है, कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजा रहा है, तो ऐसी पेंटिंग मिली है इनको। तो उससे साफ हो जाता है कि यहाँ पे लोग रहते थे। मैनी ट्रिबल स्टिल लाइव इन द एरिया। अभी भी यहाँ पे आदिवासी लोग रहते हैं। As children move ahead, they see a board with Satpura Tiger Reserve written on it. Madhavji explained that Project Tiger was launched by the government to protect the tigers in the country. माधव जी ने बताया कि गवर्नमेंट ने एक प्रोजेक्ट टाइगर को लॉन्च किया। किसके लिए? टाइगर को प्रोटेक्ट करने के लिए। द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट वाज टू इंश्योर द सर्वाइवल एंड मेंटेनेंस ऑफ द टाइगर पॉपुलेशन इन द कंट्री में उसकी पॉपुलेशन को मेंटेन करने के लिए ये चीज़ चलाई गई है। बोजो आर टाइगर स्टिल फाउंड इन दिस फॉरेस्ट। क्या अभी भी हमें इस फॉरेस्ट में टाइगर दिखेगा? आई होप आई कैन सी अ टाइगर। मैं आशा करता हूँ कि मुझे एक टाइगर दिखे। टाइगर is one of the many species which are slowly disappearing from our forest. टाइगर भी बहुत सारों में से एक है जो कि क्या हो रहा है? धीरे धीरे डिसअपियर हो रहा है, गायब हो रहा है, विलुप्त हो रहा है। बट द सतपुड़ा टाइगर रिजर्व इज यूनिक in the sense that a significant increase in the population of tiger has been seen here. लेकिन यहाँ पे जो सतपुड़ा रिजर्व है इसमें काफ़ी अच्छी इसकी पॉपुलेशन में इंक्रीमेंट हुआ है, जो कि हमारे लिए अच्छा है। Once upon a time, animals like lion, elephants, wild buffaloes and barasingas were also found in the Satpura National Park. एक टाइम था जब यहाँ पे ये वाले जो एलिफेंट हैं, लायन हैं, वाइल्ड लाइफ, बफेलोज, बारासिंगा भी हुआ करते थे, ठीक है, लेकिन वो अभी विलुप्त हो गए। जैसे एनिमल्स हुज नंबर्स आर डिमिनिश्ड टू अ लेवल दैट दे माइट फेस एक्सटिंक्शन आर नोन एज द एंडेंजर्ड एनिमल्स। अब देखो एंडेंजर्ड एनिमल किनको बोलेंगे? जिनके नंबर जो हैं बहुत ही कम है, मतलब कुछ टाइम के बाद वो जो स्पीसीज है वो बिल्कुल क्या हो जाएगी? विलुप्त हो जाएगी। एक्सटिंक्शन का मतलब विलुप्त हो जाएगी वो। तो ऐसी जो स्पीसीज है, ऐसे जो एनिमल है, उनको बोलते हैं एंडेंजर्ड, मतलब वो खत्म होने वाले हैं। बूजो इज रिमाइंड ऑफ द डायनासोर्स विच बिकम एक्सटिंक्ट अ लॉन्ग टाइम अगो। बूजो ने जैसे ये भी बताया कि पहले डायनासोर हुआ करता था, वो भी क्या हो गया? यहाँ पे एक्सटिंक्ट हो गया, विलुप्त हो गया। सर्वाइवल ऑफ सम एनिमल्स हैज बिकम डिफिकल्ट बिकॉज ऑफ डिस्टर्बेंस इन देयर नेचुरल हैबिटेट। उनके नेचुरल हैबिटेट में जब डिस्टर्बेंस हो जाती है ना, तो वो अच्छे से सर्वाइव नहीं करते एनिमल्स, क्योंकि वो उनको फिर अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उनके लिए वो कंफर्टेबल नहीं है। उसके बाद पहली, आर ओनली बिग एनिमल्स फेसिंग एक्सटिंक्शन। क्या सिर्फ बड़े एनिमल ही विलुप्त होते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, छोटे एनिमल्स भी होते हैं, और छोटे एनिमल भी क्या करते हैं? अगर वो विलुप्त हो जाए तो ऐसा नहीं है कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर इकोसिस्टम काम कैसे करेगा? क्योंकि हमें पता है फूड चेन होती है, फूड वेव होती है, एक एनिमल दूसरे को खाएगा फिर ही तो काम चलेगा ना। अगर छोटे एनिमल नहीं होंगे तो बड़ा एनिमल उसको खाएगा क्या? जैसे स्नेक है, रैट को खाता है, रैट सारे विलुप्त हो जाए तो स्नेक खाएगा क्या? स्नेक भी मर जाएगा। अब स्नेक मर गया तो स्नेक को खाने वाला ईगल भी मर जाएगा। तो आगे क्या कि सारे एनिमल्स फिर विलुप्त हो जाएंगे। तो छोटे से छोटा एनिमल भी हमारे लिए क्या है? इंपॉर्टेंट है। Madhavji tells Paheli that small animals are much more in danger of becoming extinct than the bigger animals. At times, we kill snakes, frogs, lizard, bat and owls ruthlessly, बेरहमी से, without realizing their importance in the ecosystem. By killing them, we are harming ourselves. They might be small in size, but their role in the ecosystem cannot be ignored. ठीक है? They form part of food chain and food wave about which you learn in class 7th. तो ये वही चीज़ होगी कि इकोसिस्टम अच्छे से काम नहीं करेगा, फिर वो हमारे लिए खतरा बन जाएगा अगर हम, क्योंकि जैसे आगे क्या कि फूड चेन खत्म हो जाएगी तो एक टाइम आएगा कि लायन को खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा, फिर वो हमें ही खाएगा और क्या करेगा, तो हमारे लिए खतरा हो गया ना। An ecosystem is made of all the plants, animals and microorganisms in an area along with non-living components.
अब ये नॉन लिविंग कंपोनेंट के ऊपर भी डिपेंड करते हैं, सच है जैसे क्लाइमेट हो गया, सॉइल हो गया, रिवर हो गया, डेल्टाज हो गया, तो सारी चीज इकोसिस्टम में आ जाती है, चाहे वो नॉन लिविंग है चाहे लिविंग है, सभी चीज की इंपॉर्टेंस है जो भी नेचर में है। नेचर में कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो ऐसे ही फालतू में है, ठीक है। उसके बाद बूजो क्या बोल रहा है, आई वंडर इफ देयर इज एनी रिकॉर्ड ऑफ ऑल एंडेंजर्ड स्पीसीज, कि क्या कोई रिकॉर्ड भी है क्या एंडेंजर्ड स्पीसीज, जो मतलब जो खत्म हो रही हैं उनका कोई रिकॉर्ड रखा है इन्होंने। तो उसका टॉपिक हमारा आ चुका है रेड डाटा बुक। प्रोफेसर अहमद एक्सप्लेन अबाउट रेड डाटा बुक टू द चिल्ड्रन। He tells them that Red Data Book is the source book which keeps a record of all the endangered animals and plants। इसमें क्या है, सभी का रिकॉर्ड है, जो भी endangered animals हैं और plants हैं, जो भी खत्म होने वाले हैं। There are different Red Data Book for plants के लिए अलग होती है, animals के लिए अलग होती है, other species के लिए अलग होती है। और इसकी और अच्छे से डिटेल लेनी है तो आप इस साइट को विजिट कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है माइग्रेशन। द एक्सक्लूजन पार्टी, एक्सक्लूजन क्या होता है, मतलब जो सैर कर रही है पार्टी, जो पर्यटन पे आई है। देन एंटर्स डीपर इनटू द फॉरेस्ट अंडर द गाइडेंस ऑफ माधव जी, उनको डीपर और आगे लेके फॉरेस्ट में। दे सिट नियर द तवा रेजर्वायर टू रिलैक्स फॉर सम टाइम, वहां पे एक जलाशय था तवा, उसके ऊपर वहां पे उन्होंने रेस्ट किया। पहली ऑब्जर्व सम ऑफ द बर्ड्स नियर द रिवर, वहां पे उन्होंने एक बर्ड्स को देखा रिवर के पास। माधव जी टेल्स द चिल्ड्रन दैट दीज आर माइग्रेटरी बर्ड्स, माधव जी बोले ये कौन सी हैं, माइग्रेटरी बर्ड्स हैं। दीज बर्ड्स हैव फ्लॉन हियर फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, ये दूसरे पार्ट से, मतलब वर्ल्ड में दूसरे पार्ट से यहाँ पे भेजी गई है। भेजी गई का मतलब क्या है, इनका वहाँ का जो हैबिटेट है वहाँ पे कोई क्लाइमेट चेंज हो गया होगा, इसलिए यहाँ पे विजिट किया इन्होंने। Migratory birds fly to far away areas every year during a particular time because of climatic change। ठीक है, जब भी इनके क्लाइमेट चेंज हो जाता है कहीं पे जहाँ पे ये रहती हैं, तो वहाँ से ये माइग्रेट कर जाती हैं किसी दूसरी जगह पे जहाँ पे इनको अच्छा लगता है हैबिटेट। दे फ्लाई फॉर लेइंग एग्स एज द वेदर इन देयर नेचुरल हैबिटेट बिकम्स वेरी कोल्ड एंड इनहॉस्पिटेबल, मतलब अनकंफर्टेबल या अनफेवरेबल हो जाता है जब इनका हैबिटेट में, तो ये फ्लाई करते हुए किसी दूसरी जगह क्या करती हैं, अपने एग्स को ले करती हैं, क्योंकि वहां पे फिर ठंडा होता है तो गर्मी होनी चाहिए जहां पे ये एग देंगी। बर्ड्स हु कवर लॉन्ग डिस्टेंस टू रीच अनदर लैंड एरिया नॉन एज माइग्रेटरी बर्ड्स, तो इतनी सारी जो डिस्टेंस कवर करके आती हैं, जैसे एक वर्ल्ड के एक पार्ट से कहीं दूसरी जगह जाना तो लॉन्ग डिस्टेंस हो गया, तो ऐसी बर्ड्स को बोलते हैं माइग्रेटरी बर्ड्स। लास्ट हमारा टॉपिक है रिसाइकलिंग ऑफ पेपर, उसके बाद रिफॉरेस्टेशन और हमारा चैप्टर कंप्लीट। प्रोफेसर अहमद ड्रास अटेंशन ऑफ द चिल्ड्रन टू अनदर कॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन, उन्होंने इन बच्चों का खिंचाव किया एक अनदर टॉपिक के ऊपर। ही टेल्स देम दैट इट टेक्स 17 फुल ग्रोन ट्रीज टू मेक 1 टन ऑफ पेपर, उन्होंने बताया कि 1 टन पेपर को बनाने के लिए 17 पूरे लंबे ट्रीज को काटना पड़ता है। Therefore we should save paper, इसलिए हमें पेपर को सेव करना चाहिए। प्रोफेसर अहमद also tells that paper can be recycled 5 to 7 times for use, इसको 5 से 7 बार हम रिसाइकल कर सकते हैं। If each student save at least 1 sheet of paper in a day, we can save many trees in a year। अगर एक बच्चा एक पेपर को एक दिन में बचा ले तो एक साल में हम बहुत सारे ट्रीज को बचा सकते हैं कटने से। वी शुड सेव, रीयूज, यूज पेपर एंड रिसाइकल इट, हमें सेव करना चाहिए, उसको रिसाइकल करना चाहिए। बाय दिस वी नॉट ओनली सेव ट्रीज बट आल्सो सेव एनर्जी एंड वाटर नीडेड फॉर मैन्युफैक्चरिंग पेपर, पेपर को बनाने के लिए जो वाटर चाहिए, जो एनर्जी लगेगी, जो लेबर लगेगी, वो भी तो बच जाएगा। Moreover, the amount of the harmful chemicals used in paper making will also be reduced, जो हार्मफुल केमिकल हम यूज करते हैं पेपर को बनाने में वो भी क्या हो जाएगी, उनमें भी कमी आ जाएगी। ठीक है, अब पहली पूछ रही है कि क्या लकड़ी के अलावा कोई अल्टरनेटिव है क्या
फ्यूल का, तो अल्टरनेटिव तो है तो उसका यूज करो। उसके बाद बोल रही है कि पेपर एक इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट है जो फॉरेस्ट से मिलता है। क्या पेपर का कोई अल्टरनेटिव है? नहीं है। तो हमें क्या करना है, पेपर को सेव करना है। अब वो जो बोल रहे हैं, इज देयर एनी परमानेंट सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम ऑफ डिफोरेस्टेशन, क्या डिफोरेस्टेशन का कोई परमानेंट सॉल्यूशन भी है? तो उसका परमानेंट सॉल्यूशन क्या है? रीफोरेस्टेशन। प्रोफेसर अहमद सजेस्ट दैट द आंसर टू डिफोरेस्टेशन इज रीफोरेस्टेशन। Reforestation is restocking of the destroyed forest by planting new trees. आप क्या कर सकते हैं, जहां पे पेड़ों को काटा जा रहा है वहीं पे आप क्या करें, नए ट्रीज लगा दो। The planted trees should generally be of the same species which were found in that forest. लेकिन जो प्लांट कर रहे हो आप ट्रीज, वो सेम स्पीसीज के होने चाहिए, जहां फॉरेस्ट को काटा है वैसे ही होने चाहिए। क्योंकि कई बार वो क्या करते हैं, क्या पता जो आपने लगाया है उसका वो हैबिटेट ही ना हो, तो उसमें उगेगा कैसे। वी शुड प्लांट एटलीस्ट एज मैनी ट्रीज एज वी कट। हमें बहुत सारे ट्रीज लगाने चाहिए, चाहे एक दो काटे जाएं। रिफोरेस्टेशन कैन टेक प्लेस नेचुरली आल्सो। रिफोरेस्टेशन नेचुरली भी होता है। देखा है कई बार आपने पेड़ों को काट देते हैं, लेकिन उनके थोड़े बहुत जो उनके बीज वगैरह वहीं पे रह जाते हैं, तो अपने आप फिर दोबारा उगाते हैं। If the deforested area is left undisturbed, it re-establishes itself. In natural reforestation, there is no role of human being. Naturally जब reforestation होता है तो human being का कोई रोल नहीं होता बिल्कुल। We have already caused tremendous damage to our forest. ठीक है, भयंकर डैमेज करते हैं हम अपने फॉरेस्ट का। If we have to retain our green wealth for future generation, अगर हम अपने आने वाली जनरेशन को एक अच्छी हरियाली भरा उनको एनवायरनमेंट देना चाहते हैं, तो हमें प्लांट करना होगा मोर से मोर ट्रीज। एक ही ऑप्शन बचा है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज लगाने हैं। प्रोफेसर अहमद टोल्ड देम दैट इन इंडिया वी हैव द फॉरेस्ट एक्ट। हमारे यहाँ पे फॉरेस्ट एक्ट भी बना हुआ है। दिस एक्ट इज एम्ड एट प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल फॉरेस्ट एंड मीटिंग द बेसिक नीड ऑफ द पीपल लिविंग इन और नियर द फॉरेस्ट। ठीक है, हमें फॉरेस्ट को बचाना भी है, आसपास में जो लोग रहते हैं उनकी जो डिमांड है उनको भी पूरा करना है, उनकी जो बेसिक नीड है। आफ्टर सम रेस्ट, माधव जी आस्क्ड द चिल्ड्रन टू स्टार्ट हेडिंग बैक बिकॉज इट इज नॉट एडवाइजेबल टू स्टे इन द जंगल आफ्टर सनसेट। तो माधव जी ने रेस्ट के बाद चिल्ड्रंस को बोला कि वापस चलो, क्योंकि शाम के वक्त जंगल में रहना अच्छा नहीं है। On getting back, Professor Ahmad and the children thanked Madhavji for guiding them through this exciting experience. तो बच्चों ने, अहमद ने माधव जी का थैंक किया। वैसे मैं आपका थैंक यू करता हूँ, आपने वीडियो को अच्छे से सुना। ओके, बाय।